नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और उत्तराखंड के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। उत्तराखंड दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। रुद्रप्रयाग में मंदिर में अमित शाह ने की पूजा अर्चना और रुद्रप्रयाग में डोर टू डोर कैंपेन किया अमित शाह ने। इसी के साथ उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों के साथ उन्होंने संवाद भी किया है। मिशन उत्तराखंड पर अमित शाह हैं और वो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग पहुंचे, जहां पर उन्होंने भगवान रुद्र के दर्शन किए। इसके बाद मंदिर से निकल के वहां पे जितने भी दुकानदार थे सबसे डोर टू डोर सबके एक एक करके सबसे यहां गए और उनसे उन्होंने कैंपेन किए, चुनाव प्रचार किए। इसके बाद उन्होंने एक डिजिटल रैली की और फिर अब पूर्व सैनिकों के साथ संवाद भी उन्होंने किया। तो अब उन्होंने मिशन उत्तराखंड की कमान संभाल ली है और चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद उत्तराखंड पहुंचे अमित शाह। और तस्वीरें उस वक्त की है जब वो पूजा अर्चना के लिए वहां पहुंचे थे। भगवान रुद्र के पूजा अर्चना करने के बाद तब उन्होंने अपने चुनाव कैंपेन की शुरुआत की। पहले बाबा रुद्र का आशीर्वाद, इसके बाद चुनावी कैंपेन की शुरुआत और फिर वहां पर उन्होंने डिजिटल रैली को भी संबोधित किया। उस वक्त में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, इसी प्रकार का चुनाव था। तब मैंने देवभूमि की जनता को कहा था कि अगर हमें पूर्ण बहुमत की एक मजबूत सरकार, ये वीरभूमि देवभूमि की सरकार देती है तो हमारा वादा है कि जो काम 70 साल में नहीं हुए हैं वो हम 5 साल में पूरा कर सकते हैं। मैंने कहा था सालों तक उत्तराखंड वासियों ने उत्तराखंड की रचना के लिए संघर्ष किया, कांग्रेस पार्टी के दमन को सहा। आज भी कौन भुला सकता है रामपुर तिराहे की घटना को। हमारे उत्तराखंड के नौजवान अपने अधिकार के लिए लड़ते लड़ते शहीद हुए और जब वो संघर्ष को कांग्रेस दमन के माध्यम से दबाने का काम करती थी, अटल जी की सरकार आई, तब अटल जी ने उत्तराखंड की रचना और आज हमारा उत्तराखंड एक राज्य के रूप में भारत के नक्शे पर प्रस्तावित हुआ है। उस वक्त मैंने कहा था कि अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया है, मोदी जी उत्तराखंड को संभालेंगे। और तो आज 5 साल के बाद मैं आया हूं, तब मैं हिसाब किताब लेकर आया हूं कि हमने जो वादे किए थे वो हमने बहुत तत्परता के साथ समयबद्ध तरीके से वो वादों को पूरा करने का काम किया है। उत्तराखंड के अंदर विकास बहुत जरूरी, हर राज्य का विकास जरूरी, मगर उत्तराखंड का विकास विशेषकर जरूरी है कि उत्तराखंड की पहाड़ी पर पूरे देश और दुनिया के श्रद्धा केंद्र 4 धाम के अंदर विराजित होते हैं, जो पूरी देश और दुनिया के श्रद्धालुओं की श्रद्धा को यहां नमन करने के लिए आकर्षित करते हैं। यहां बाबा केदारनाथ है, बद्री विशाल है, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकूट साहब, रुद्रनाथ का मंदिर। मैं अभी बाबा रुद्रनाथ के आशीर्वाद लेकर आया हूं। मित्रों, देश का कोई भूभाग ऐसा नहीं होगा जहां से लोग चलकर उत्तराखंड में ये 4 धाम में अपनी श्रद्धा को समर्पित करने के लिए आते नहीं। और देश में कोई भूभाग ऐसा नहीं होगा, सीमा का कोई छोर ऐसा नहीं होगा कि मेरी इस वीर भूमि के जवान सीमा की सुरक्षा के लिए 24 घंटा तैनात नजर नहीं आते होंगे। चाहे लद्दाख के अंदर -45 डिग्री टेम्परेचर हो या कच्छ के रेगिस्तान के अंदर 45 डिग्री टेम्परेचर हो, जो जवान मां भारती की सुरक्षा करते हैं, वो जवान, उनको पूछ लीजिए आप कहां से है, तो कोई भी कोना हो, हर कोने में
उत्तराखंड का जवान जरूर मिलेगा, मित्रों, उत्तराखंड का जवान जरूर। देश भर में भारत की सुरक्षा के लिए जितने भी जवानों ने अपना लहू बढ़ाया है, उसमें सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी एक राज्य ने दिया है तो ये देवभूमि और वीरभूमि। 2014, 17 और 19 तीनों चुनाव में देवभूमि की जनता ने मन खोलकर मोदी जी को आशीर्वाद देने का कहा। और मैं तो आज यहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से और वे अपने पूर्व सैनिक वरिष्ठ लोग, उत्तराखंड के जो निवासी हैं, उनको धन्यवाद देने आया हूं कि आपने जिस तत्परता के साथ, जिस बलिदान की भावना के साथ और जिस वीरता के साथ देश की सुरक्षा की है, इसी के कारण आज हमारी सीमाएं सुरक्षित है और मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व में सर्वोच्च स्थान की ओर गति कर रहा है। इसमें आप सभी का योगदान बहुत बड़ा है। तो अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर हैं। उस दौरान उन्होंने उत्तराखंड की जनता से डोर टू डोर कैंपेन करके अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगा है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रोहित विक्रम सिंह और संजय पुंडीर। रोहित, देहरादून सबसे पहले आपके पास आएंगे। रोहित, देखिए, आज अमित शाह ने पूजा के साथ, जैसा कि हर बार कहीं भी दौरा करते हैं तो पहले वो मंदिर में जाके मत्था टेकते हैं, इसके बाद अपने कैंपेन की शुरुआत करते हैं। आज उन्होंने अटल जी को भी याद किया कि भाई अटल जी ने बनाया है और मोदी जी ने संवारा है, उसके नाम पर वोट मांग रहे हैं वो। बिल्कुल अंजनी, करीब 11:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह रुद्रप्रयाग पहुंचते हैं और मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का जो संगम है उसके शिखर पर रुद्रनाथ मंदिर है पहाड़ी के ऊपर। वहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने पूजा अर्चना की, हवन किया, करीब 45 मिनट तक पूजा अर्चना की। उसके बाद जो है डोर टू डोर जनता से जनसंपर्क किया और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बने, जनता प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, जनता से उन्होंने अपील की। वर्चुअल माध्यम से जनता से गृह मंत्री अमित शाह जुड़े और करीब अब से थोड़ी देर बाद भारतीय जनता पार्टी के 6 विधानसभाओं के 9000 कार्यकर्ताओं से भी गृह मंत्री अमित शाह वर्चुअली जुड़ेंगे और उसके साथ ही महिला समूहों के साथ भी वर्चुअली बैठक अभी कुछ देर बाद होने वाली है। पूर्व सैनिकों के साथ वर्चुअली बैठक करेंगे और इसके साथ ही जो अनुसूचित समाज है उनके साथ भी वर्चुअली बैठक करेंगे। साफ तौर पर जो अपना जन संबोधन था गृह मंत्री का, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया था और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे संवारेंगे। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अस्तित्व में आया था। 3 अलग राज्य बने थे, छत्तीसगढ़, झारखंड और तीसरा राज्य उत्तराखंड था। तो साफ तौर पर गृह मंत्री ने यही कहा है कि नए राज्य का जो सपना है वो भारतीय जनता पार्टी ने साकार किया था और इसके साथ ही किया है, करेगी, सिर्फ भाजपा सरकार करेगी। इस नारे के तहत जो है जनता को एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की है और 18,000 करोड़ की योजनाओं का गढ़वाल में लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने किया। कुमाऊं में 17,000 से अधिक जो करोड़ की योजनाएं हैं उसका लोकार्पण शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने किया। देहरादून दिल्ली की इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास किया जिसकी लागत 8,600 करोड़ है। तो साफ तौर पर गृह मंत्री ने यह कहा है कि इतनी भारी भरकम धनराशि की जो विकास कार्य उत्तराखंड में हो रहे हैं, इससे पहले कांग्रेस की जब सरकारें थी, केंद्र में जब यूपीए की सरकार थी, उत्तराखंड की अनदेखी होती थी, उत्तराखंड पर ध्यान नहीं दिया जाता था। अब चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आध्यात्मिक जीवन है वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में गुजरा है, उत्तराखंड से प्रधानमंत्री को बेहद लगाव है। इसके तहत 1 लाख से अधिक करोड़ की योजनाओं का जो है प्रदेश में काम हो रहा है। ऑल वेदर रोड के तहत काम हो रहा है जो सीमा सुरक्षा के लिए। रोहित, संजय भी हमारे साथ है। संजय, देखिए, डोर टू डोर कैंपेन किया गया, लेकिन खास बात है देवभूमि के साथ साथ उत्तराखंड को सैन्य भूमि भी कहा जाता है। तो पूर्व सैनिकों के साथ संवाद भी उनका कार्यक्रम है। हमने देखा, चाहे वो कोई भी पार्टी, वो कांग्रेस को देख लीजिए, कांग्रेस भी है सैनिकों के सम्मान की बात कर रही है, आम आदमी पार्टी भी कर रही है और बीजेपी भी कर रही है। यानी अब अमित शाह पूर्व सैनिकों को भी संबोधित करेंगे। सैनिक फैक्टर यहाँ पर कितना कारगर होता है और चुनाव में क्या भूमिका होती है, संजय?
देखिए अंजनी, जिस तरह से 2022 के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल उत्तराखंड के रुख कर रहे हैं, तो ऐसे में आज गृह मंत्री अमित शाह रुद्रप्रयाग पहुंचे और जहां पे उन्होंने सबसे पहले डोर टू डोर कैंपेन के तहत यहां पर्चे बैठे। हालांकि इन्होंने रुद्रनाथ भगवान की पूजा भी की। हालांकि देवभूमि में शहीदों का एक अलग ही नाता रहा है, हर दूसरे घर से शहीद परिवार की यादें जुड़ी है, तो उसी को लेकर कहीं ना कहीं आपने देखा है कि बीते दिनों शहीद सम्मान कार्यक्रम जो है लगातार किए गए। उनमें आपने देखा है कि गृह मंत्री पहले भी आए हैं और लगातार ही राजनाथ सिंह भी आए। तो ऐसे में एक साफ कहा जा सकता है कि दिग्गजों का आना कहीं ना कहीं जो 60 पार का लक्ष्य है वो पूरा हो सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव को लेकर जहां एक और युद्ध स्तर पर काम कर रही है और अपने 5 साल के जो कार्यकाल है वो कहीं ना कहीं जनता को बता रही है। इनका कितना असर होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन साफ कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। आपने देखा है कि बीते दिनों खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड आए थे, जहां उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था और आपने देखा है कि जनता का कितना उन्हें समर्थन मिला था। ये वहां की भीड़ देख के, वहां की जनसभा में जो लोग थे उनसे अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मिशन उत्तराखंड की तैयारी में लगी है, हालांकि जो अहम मुद्दे इस बार रहने वाला है उन पर फोकस किया हुआ है। अब देखने वाली बात होगी किस तरह से सत्ता में वापसी आती है और किस तरह से 60 पार का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का होता है। जी अंजलि। ठीक है संजय, ये बड़ी बातें रही, लेकिन रोहित आपके पास आएंगे। यही मेरा सवाल था कि उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ सैन्य भूमि बोला जाता है और सैनिकों पर सभी पार्टियों की निगाहें हैं। पूर्व सैनिकों से आज गृह मंत्री का भी संवाद है। सैनिक फैक्टर कितना अहम है उत्तराखंड की सियासत में? ये देखिए अंजनी, उत्तराखंड में हर दूसरे घर से एक जवान जो है भारतीय सेनाओं में है, चाहे वो नौसेना हो, वायुसेना हो या फिर थल सेना हो। उत्तराखंड से जवानों का सेना में जाना यहाँ पर एक तरह से कल्चर है, यहाँ की एक संस्कृति है। और आईएमए की जब पासिंग आउट परेड होती है, जो जवान जो है पासिंग आउट परेड में लेफ्टिनेंट बन के निकलते हैं, यानी कि सैन्य अधिकारी बन के निकलते हैं। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा संख्या जो है उत्तराखंड राज्य से कैडेट्स की होती है जो लेफ्टिनेंट बन के निकलते हैं। और इसके साथ ही आप समझ सकते हैं कि जो देश के जो थल सेना अध्यक्ष रह चुके हैं विपिन चंद्र जोशी जी, वो भी उत्तराखंड से ही थे। सीडीएस जनरल विपिन रावत भी उत्तराखंड से थे, जो विमान दुर्घटना में उनकी शहादत हो गई। और उसके साथ ही नौसेना प्रमुख जो है एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी जी, वो भी उत्तराखंड से हैं। और इसके पहले जितनी भी शहादत हुई है, चाहे विभूति चंद धौड़ियाल की बात करें या फिर मेजर चित्रेश बिष्ट की बात करें, गब्बर सिंह की बात करें जो महावीर चक्र से जिनको नवाजा गया है, तो साफ तौर पर यहाँ पर उत्तराखंड में बहुतायत संख्या में रिटायर्ड फौजी अफसर भी रहते हैं और शहीद सैनिकों के परिवार भी रहते हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके लोग सेनाओं में हैं, भारतीय सेनाओं में हैं। और इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी ने 2 महीना पहले अभी शहीद सम्मान यात्रा निकाली थी। उत्तराखंड के 70 विधानसभा क्षेत्रों में ये यात्रा पहुंची थी। शहीदों के आंगन की मिट्टी को कलशों में लाया गया था। और राजधानी देहरादून में एक भव्य सैन्य धाम का निर्माण हो रहा है। चलिए रोहित, यानी सभी पार्टियों के लिए सैनिक काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बने रहिए आप दोनों लोग, संजय और रोहित, आप हमारे साथ। और अगली खबर का रुख करते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री धामी का बड़ा बयान आया है। खटीमा की आवाम इस बार बहुमत से जिताएगी और क्षेत्र की जनता के लिए हमने काम किया है। और चूंकि वो निश्चिंत हैं, वो ये कह रहे हैं कि क्षेत्र की जनता कह रही है कि भाई आप बाकी 69 सीटों पे जाके चुनाव प्रचार करिए, यहाँ की चिंता आप न करिए। और इसको लेकर मुख्यमंत्री ने खटीमा की जनता का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि खटीमा की जनता इस बार चुनाव लड़ रही है और उनकी तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि आप यहाँ से निश्चिंत रहिए, आप बाकी उत्तराखंड की फिक्र करिए। और खबर ये भी है कि आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी, उस मौके पर आप देखिए गुरुद्वारे भी पहुंचे, मंदिर भी पहुंचे, मत्था टेका उन्होंने और क्षेत्र की जनता के लिए उन्होंने काम किया। और बहुत सारी समस्याएं इस क्षेत्र की हैं, जमीनों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, कुछ अन्य प्रकार की समस्याएं हैं, कुछ फॉरेस्ट से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, कुछ इसके पल्ली तरफ हम जाते हैं, कुछ जल भराव से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। मैं एक समस्या के बारे में यहाँ भली भांति जानता हूँ। आने वाले समय में क्योंकि इस बार हमारा समय जो भी मिला, 5 महीने 6 महीने का समय मिला, इस कालखंड में मैंने कोशिश करी कि हमारे छोटे छोटे गांव, छोटे छोटी समस्याएं, उन समस्याओं को भी उसका समाधान करूं, उस पर कहीं आगे बढ़ूं। लेकिन इतना कम समय था भाइयों बहनों
कि जो हो सकता था उस पर हम लगातार हमने कोशिश की है कि कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाले। हमारे विरोधी बता रहे नदी का पानी बढ़ गया है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, इसका भी समाधान निकालेंगे। हमारे पार को जाने वाला पुल भी हमने स्वीकृत कर दिया है। आप सबको पता होगा, मैं जानता हूँ कि यहाँ से आर पार करने वालों की संख्या बहुत है, बहुत सारे लोगों की जमीनें भी वहाँ हैं, जमीनों पर भी काम करते हैं। हमने एसएसपी के लोगों से भी कहा है कि यहाँ के लोग इधर से उधर जाते हैं, वहाँ के लोग यहाँ आते हैं, उस पर ठीक प्रकार से काम होना चाहिए। उस प्रकार एक मित्रता का भाव सबके बीच में होना चाहिए। हम एक भव्य गेट भी यहाँ पर बना रहे हैं, हमने बुद्ध विहार का भी बनाया था, और एक बड़ा गेट यहाँ पर, एक भव्य गेट मेलाघाट क्षेत्र में हमारा बन रहा है, पुल बन रहा है, सौंदर्यीकरण के काम हो रहे हैं, यहाँ का भी, इस स्थान का भी इसका भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा, निकट भविष्य में इसको भी अच्छा बनाया जाएगा। बाउंड्री का काम भी हुआ है। आप सब लोगों के बीच में मैं ये कहने आया हूँ कि एक एक करके, दो दो करके आने वाले समय में सभी समस्याओं का हल। उधर मसूरी विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार गणेश जोशी ने नामांकन भर दिया है और अपनी जीत को लेकर वह आश्वस्त दिखे हैं और उन्होंने क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता बताई है और यह भी कहा कि कांग्रेस से नहीं है किसी भी तरीके का उनका मुकाबला, और वो अपने जीत को लेकर पूरे तरीके से आश्वस्त दिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस उनका कोई मुकाबला है ही नहीं और वो जीत को लेकर पहले से आश्वस्त है और कह रहे हैं कि विकास उनकी पहली प्राथमिकता है और आज उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। और रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी देहरादून से। रोहित, गणेश जोशी तो काफी आत्मविश्वास से लवरेज दिख रहे हैं, कह रहे हैं भाई कांग्रेस से कोई मुकाबला है ही नहीं, नामांकन आज कर दिया, किससे मुकाबला है उनका आज इस सीट पर? जी देखिए अंजनी, अगर मसूरी विधानसभा सीट की बात करें तो वहाँ पर उनका जो मुकाबला है वो कांग्रेस की जो प्रत्याशी है गोदावरी थापली के साथ है। हालांकि गणेश जोशी के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो वो प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री भी हैं और लगातार जो है मसूरी विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रयासरत रहते हैं, केंद्र के नेताओं से भी मिलते रहते हैं, सैनिक कल्याण मंत्री हैं, सैनिकों के उत्थान के लिए भी लगातार रक्षा मंत्री से मुलाकात करते हैं और काफ़ी लोकप्रिय विधायक हैं। हाईकमान के तमाम जो बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सभी उनको नाम से जानते हैं। तो उन्होंने क्षेत्र में काम भी किया है और कोरोना काल में भी हमने देखा था कि तमाम ऐसे जो वर्ग हैं, जो वंचित वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, उन्होंने कोरोना के फर्स्ट फेज़ में और सेकंड फेज़ में दोनों ही फेज़ों में काम किया था। अब इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो है गणेश जोशी आश्वस्त लग रहे हैं। उनको लग रहा है कि अनुकूल परिस्थितियां, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में अगर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो प्रदेश क्षेत्र का विकास होगा। और मसूरी की जनता से लगातार अपील कर रहे हैं और धाकड़ विधायक माने जाते हैं क्योंकि जब चुनाव लड़ते हैं वो चुनाव हारते नहीं हैं और कहीं ना कहीं अपने द्वारा किए गए कामों के आधार पर ही वो इतने आश्वस्त नजर आ रहे हैं इस बार भी। ठीक है रोहित, तो गणेश जोशी को काफ़ी उम्मीद है कि इस बार भी जनता उन पर भरोसा। बने रहिए आप दोनों हमारे साथ और अगली खबर का भी रुख करते हैं। उत्तराखंड बीजेपी ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। टिहरी से किशोर उपाध्याय को टिकट दिया गया, ये बड़ी खबर आपको बता दें। किशोर उपाध्याय अभी बीजेपी में शामिल हुए, उनको टिहरी से टिकट दे दिया गया। डोईवाला से ब्रजभूषण गौरोला को टिकट दिया गया है, तो ये बड़ी खबर। और जब वो बीजेपी में शामिल हुए थे उसी वक्त न्यूज़ इंडिया ने आपको बताया था कि वो टिहरी से उम्मीदवार हो सकते हैं और अब देखिए खबर पर मुहर लग गई है। टिहरी से किशोर उपाध्याय को टिकट बीजेपी ने दे दिया है। डोईवाला से ब्रजभूषण गौरोला को टिकट दिया गया है और हाल ही में इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया था और तभी न्यूज़ इंडिया ने भी उस वक्त ही कहा था कि टिहरी से इनको उम्मीदवार बनाया जाएगा और न्यूज़ इंडिया की खबर पर मुहर लगी है, उनको टिकट दिया गया है। और संजय पुंडीर हमारे साथ बने हुए हैं, रोहित बने हुए हैं। संजय, आपके पास आएंगे। हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे, कल परसों भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जब किशोर उपाध्याय आए हैं बीजेपी में और टिहरी से उनको लड़ाया जाएगा और उस पर मुहर लग गई है वो खबर पे। लगातार ही न्यूज इंडिया ने एक बार पहले भी अपने दर्शकों को बताया था, जो टिहरी से जो उपाध्याय है वो लगातार ही चर्चाओं में बने हुए थे। हालांकि इनकी गतिविधियों को चलते कांग्रेस ने इनको अपनी पार्टी से निष्कासित किया था। हालांकि लगातार ये बीजेपी के संपर्क में दिखाई दिए थे, लेकिन इन्होंने अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और भारतीय जनता पार्टी ने टिहरी से इनको अपना उम्मीदवार भी बनाया है।
हालांकि जिस तरह से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का 60 पार का लक्ष्य है, वो सभी विधानसभाओं में लगातार जो प्रत्याशी है वो लगातार ही अपनी तैयारी कर रहे हैं। हालांकि किशोर उपाध्याय भी अपनी तैयारी में पहले से, हालांकि जिस तरह से इनको टिकट हुआ है तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि जो विकास कार्य है वो कहीं ना किए जाएंगे। हालांकि अपनी तैयारी को लेकर पूरे जीत को लेकर भी पूरी तरह अस्वस्थ नजर आ रहे हैं। जी अंजनी। ठीक है, चलिए रोहित और संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी बातचीत की, इस पूरी जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारियों में लगी हुई हैं। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की बात करें तो उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान प्रीतम सिंह काफी उत्साह से लबरेज नजर आए। प्रीतम सिंह का कहना है कि राज्य में इस बार कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। और न्यूज़ फॉर इंडिया के संवाददाता रोहित विक्रम सिंह ने उनसे आगामी रणनीति को लेकर, चुनाव को रणनीति को लेकर क्या उनका एजेंडा है, बातचीत की। सुनिए आप भी। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है और उसको पूरा यकीन है कि इस बार 2022 का रण कांग्रेस जीतेगी। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं 2022 का रण कितना आसान है कांग्रेस के लिए। सर, आज आपने नॉमिनेशन भी कर दिया है, कितना आसान लगता है आपको कांग्रेस के लिए और कितना जीत सुनिश्चित लगती है आपको अपनी? देखिए, आज नामांकन किया है और चक्रोता के लोगों ने बारंबार जो है वहाँ से कांग्रेस को जिताने का काम किया है और मुझे यकीन है, भरोसा है कि 2022 के इस रण में भी चक्रोता के लोग कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। जहाँ तक प्रदेश का परिप्रेक्ष्य है, मैं कह सकता हूँ कि जब हमने पूरे प्रदेश के अंदर परिवर्तन यात्राओं का संचालन किया और जब हम प्रदेश के हिस्सों में जहाँ भी थे गए, तो जिस तरीके से लोगों का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद और जन सैलाब उभर करके आ रहा था, उससे स्पष्ट परिलक्षित हो रहा था कि उत्तराखंड के लोगों ने परिवर्तन का मन बनाया है और 2022 के इस चुनाव में भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष भी हैं, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हैं, आप तीनों लोगों की जो त्रिमूर्ति है, इस बार लगता है क्या क्या भूमिका रहेगी आप लोगों की इस बार? देखिए, जहाँ तक भूमिका का प्रश्न है वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है। चुनाव अभियान या चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष जो हरीश रावत जी हैं, वे नेता प्रतिपक्ष के रूप में और गणेश गोदियाल जी जो है अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे और सब लोग जो है ये कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि सब जगह हम सीधा आम जन से जो है संवाद स्थापित करते हुए कांग्रेस को जिताने का काम करें। यशपाल आर्य ने घर वापसी की है, डॉक्टर हरक सिंह रावत ने की है। डॉक्टर हरक सिंह रावत की घर वापसी में आपका बहुत बड़ा हाथ है, क्या रहा पूरा घटनाक्रम, कैसे माने वो, कैसे एंट्री हुई उनकी? नहीं, देखिए, 2016 में जो है यशपाल आर्य जी और हरक सिंह जी हमसे जुदा हुए थे, अब वो फिर से कांग्रेस परिवार में सम्मिलित हुए हैं। मेरा कोई रोल नहीं था, वो तो मैं समझता हूँ चाहे यशपाल आर्य जी हों, संजीव आर्य जी हों या हरक सिंह जी हों, वो सोनिया जी के और राहुल जी के नेतृत्व में और कांग्रेस की जो नीतियां हैं उसको देख करके वापस आए हैं। भाजपा में उन्हें निश्चित रूप से घुटन महसूस हो रही थी, वो आए हैं, उनके आने से कांग्रेस को बल मिला है और जो जंग हम लड़ रहे हैं उस जंग में उनका अहम योगदान रहेगा। तो हमने बात की नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी से, उन्होंने आज चक्राता से नामांकन दाखिल किया है। आगामी 2022 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, उत्साह से लबरेज प्रीतम सिंह जी नजर आ रहे हैं। देखना होगा कांग्रेस का ये सपना कितना और किस हद तक पूरा हो पाता है। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन राहुल के साथ रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।